नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ होल्डर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा सिलेबस जो कि एनटीए की वेबसाइट पर दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि हमें पढ़ना है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पढ़ना है उसकी मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। अब इसी सिलेबस को हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्या हमें सिर्फ इतने ही टॉपिक को पढ़ना है? देखिए, ये जो यूनिट है इससे बहुत ही आसान प्रश्न बनते हैं। या तो ये इससे इस तरह से प्रश्न बनेंगे कि बहुत आसानी से हल हो जाएंगे, या फिर इस तरह से प्रश्न बनेंगे जो कि किसी को नहीं आते होंगे। जैसे कि अभी तक ट्रेंड में मूवी से क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन अभी हाल में ही मूवी से कोई भी प्रश्न बन करके नहीं आया है। तो ये आपका जो मास मीडिया वाला दिया गया है टॉपिक, इसी से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है संचार। और जो ये कम्युनिकेशन शब्द है, द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कम्युनियन डू शेयर ये कॉमन इटोमोलॉजिकल रूट। कम्युनिकेशन, कम्युनिटी और कम्युनियन शब्दों की शुरुआत एक ही जगह से हुई है। दे आल ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट। ये जो सारे शब्द हैं ये कम्युनिस्ट शब्द से बने हुए हैं। और इसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है कॉमन और शेयर, मतलब इसका अर्थ होता है शेयर करना। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज थॉट्स और कन्वे। यानी कि कम्युनिकेशन का डिक्शनरी में मतलब होता है बोलकर, लिखकर या डेटा फैलाने के दूसरे तरीकों से। इंफॉर्मेशन और फीलिंग, यानी कि सूचना या विचारों का। बाय ओरेशन, राइटिंग और अदर मीन्स टू डिसमिनेट डेटा, लेन देन करना या जानकारी या भावनाएं पहुंचाना। अर्थात जब हम किसी के विचारों को ग्रहण करते हैं और उसके बाद उनको जवाब देने का प्रयास करते हैं, यानी वार्तालाप करने को ही हम लोग कहते हैं संचार। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर encoder encodes the message and then using a medium channel sends it to the receiver, जिसे हम लोग डिकोडर भी कहते हैं, who decodes the message and after process the information the receiver sends back appropriate feedback reply using a medium channel। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला हमारे पास होता है सेंडर। सेंडर को ही हम लोग इनकोडर कहते हैं, जो कि मैसेज को इनकोड करता है। उसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ है वो होना चाहिए हमारे पास मीडियम। और जिस मीडियम को ही हम लोग चैनल कहते हैं। इसके थ्रू जो मैसेज होता है वो रिसीवर के पास जाता है, जिनको कि हम लोग डिकोडर के नाम से भी जानते हैं। और फिर रिसीवर यानी मैसेज जानने वाले के पास में वो मैसेज को डिकोड करता है और उसके बाद वो हमें देता है फीडबैक। एक बात याद रखिएगा कि बिना फीडबैक वापस मिले हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है। अर्थात सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सेंडर, हमारे पास होना चाहिए मैसेज, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए रिसीवर जो कि मैसेज को डिकोड करेगा और उसके बाद वो देगा फीडबैक, और जिसके बाद ये जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो हो जाएगा कंप्लीट। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर इनकोड्स द मैसेज, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज भेजने वाला मैसेज को इनकोड करता है। एंड देन यूजिंग अ मीडियम चैनल, और फिर एक मीडियम चैनल का इस्तेमाल करके सेंड्स इट टू द रिसीवर, उसे रिसीवर को भेजता है। हु डिकोड्स द मैसेज, जो कि मैसेज को डिकोड करता है। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, और जानकारी को प्रोसेस करने के बाद द रिसीवर सेंड्स बैक अप्रोप्रिएट फीडबैक, जिसे भी आप रिप्लाई भी कह सकते हैं, यूजिंग अ मीडियम चैनल। रिसीवर एक मीडियम या चैनल का इस्तेमाल करके सही फीडबैक यानी कि जवाब भेजता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इंक्लूड्स फीडबैक। ये बताना जरूरी है कि जो असरदार कम्युनिकेशन होता है उसमें फीडबैक भी शामिल होता है। मैंने आपको बताया कि अगर सेंडर है तो वो मैसेज को इनकोड करता है, उसको फिर मीडियम या चैनल के थ्रू भेजता है, जिससे वो रिसीवर को मिलता है, रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है और उसके बाद वो फीडबैक देता है। अगर आप एक प्रभावी कम्युनिकेशन यानी संचार करना चाहते हैं तो उसके लिए फीडबैक होना बहुत जरूरी है।
जो सबसे पहला हाईवे था इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हाईवे इंफॉर्मेशन, वो टेलीग्राफ था, टेलीग्राम नहीं टेलीग्राफ। और ये आपसे पता नहीं कितनी बार पेपरों में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इज टेलीग्राफ। जानकारी का पहला जो हाईवे था वो टेलीग्राफ है। उसके बाद भरत मुनि वाज एन एंशिएंट इंडियन थिएट्रोलॉजिस्ट एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट हु रोट नाट्य शास्त्र, यानी भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्री और संगीतज्ञ थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। इट इज ए थ्योरेटिकल ट्रेट ऑन एशियंट इंडियन कम्युनिकेशन इन संस्कृत लिटरेचर, यह संस्कृत साहित्य में प्राचीन भारतीय कम्युनिकेशन पर एक थ्योरेटिकल किताब है। भरत मुनि इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म्स एंड फर्स्ट कम्युनिकेशन स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड। भरत मुनि को भारतीय नाट्य कला के जनक और दुनिया के पहले कम्युनिकेशन स्कॉलर माना जाता है। और जो भरत मुनि है इन्होंने रस सिद्धांत भी दिया है। रस के क्षेत्र में सबसे पहले कार्य करने वाले भरत मुनि जी हैं, जिन्होंने की नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ लिखा था और इनको दुनिया का पहला कम्युनिकेशन स्कॉलर भी माना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला आएगा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आप चीज़ों को बोल करके, यानी कि चाहे आप बोल करके या फिर ओरली कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन यूज ऑफ वर्ड्स होता है। अगर आप बोलेंगे तब भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अगर लिखेंगे तो भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात वर्बल कम्युनिकेशन में यूज ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का प्रयोग होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन भी दो प्रकार का होता है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। अगला हमारा आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अपीयरेंस बॉडी लैंग्वेज साउंड्स, यानी काम शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। अपीयरेंस बॉडी लैंग्वेज आवाज़, यानी कि यहाँ पर शब्दों के प्रयोग से ज़्यादा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, साउंड्स होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का प्रयोग ना करके आपका जो हाव भाव होता है उनके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है। अगला हमारे पास आएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे कि अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो आपके बात करने का तरीका दूसरा होता है, लेकिन जब आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं तो आपके जो बात करने का तरीका होता है वो इनफॉर्मल होता है। यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल सेटिंग फॉलोइंग प्री डिफाइंड रूल्स पॉलिसीज एंड हायरार्किकल चैनल्स। इट यूजेज प्रोफेशनल लैंग्वेज and etiquette often in written forms like reports, memos and official emails to ensure accuracy, professionalism and accountability. फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर जानकारी का ऑफिशियल स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक एक्सचेंज है जो पहले से तय नियम पॉलिसी और हायरार्किकल चैनलों को फॉलो करता है। इसमें प्रोफेशनल भाषा और एटिकेट का इस्तेमाल होता है, अक्सर रिपोर्ट मेमो और ऑफिशियल ईमेल जैसे लिखे हुए फॉर्मेट में, ताकि एक्यूरेसी प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी शुद्ध हो सके। जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की जाएगी आप ऑफिशियली स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन को याद करेंगे। जब आप ऑफिस में जाते हैं या अपने सीनियर से बात करते हैं तो आपके बात करने का तरीका दूसरा होता है जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, लेकिन जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आपके बात करने का जो तरीका होता है वो दूसरा होता है। तो अगला हम पढ़ेंगे नॉन फॉर्मल या उसे इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन कहते हैं। इज ए कैजुअल unofficial and spontaneous exchange of information that happens outside of formal structures or official channels, often based on personal relationship. Non-formal communication एक कैजुअल अनऑफिशियल और अचानक जानकारी का लेन देन है जो फॉर्मल स्ट्रक्चर का या ऑफिशियल चैनल के बाहर होता है, जो अक्सर पर्सनल रिश्तों पर आधारित होता है। अर्थात अगर अपने रिलेशनशिप में जा रहे हैं या अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं और जो बातचीत आप करते हैं वो नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत में आता है। ग्रुप कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दैट अकर्स अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप हु शेयर ए कॉमन गोल सच एज इन अ टीम मीटिंग और स्टडी ग्रुप। ग्रुप कम्युनिकेशन एक तरह का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जो एक छोटे ग्रुप के सदस्यों के बीच होता है जिनका एक कॉमन गोल होता है, जैसे कि टीम मीटिंग या स्टडी ग्रुप में। जैसे कि अगर क्लास में स्टूडेंट्स हैं और वो एक समूह बना करके बात कर रहे हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत में ही आएगा, या फिर किसी ऑफिस में
कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और वो आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, एक टीम बना करके बात कर रहे हैं, तो वो भी आपका ग्रुप कम्युनिकेशन में आएगा। उसके बाद हमारा आता है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। ये जो आपका ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन लगभग एक ही होते हैं या एक ही तरीका होता है। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हेल्ड इन ये वर्क प्लेस। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पर होने वाला एक इनफॉर्मल और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन का तरीका है। इट डज नॉट हैव एनी डिफाइंड स्ट्रक्चर और एजेंडा and is carried out by the people in an organization in the form of rumors, gossip, false statement and half truth। इसका कोई तय स्ट्रक्चर या एजेंडा नहीं होता है और इसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग अफवाहों, गॉसिप, गलत बातों और आधे अधूरे सच के रूप में करते हैं। यानी कि जैसे कि कोई मजाक मस्ती कर रहा है तो उसको भी ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के अंतर्गत में रख देते हैं। अगला है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स, एग्जाम्पल मैनेजर टू एम्प्लॉय। अर्थात जब बात मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है तो उसको हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन अलग अलग हायरार्किकल लेवल के बीच कम्युनिकेशन है। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज द ओवररीचिंग टर्म फॉर बोथ अपवर्ड flow of information from employee to management and downward communication from management to employee within organizational हायरार्की। वर्टिकल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के अंदर ऊपर की ओर एम्प्लॉय से मैनेजमेंट तक जानकारी तक का फ्लो और नीचे की ओर मैनेजमेंट से एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन दोनों के लिए एक बड़ा शब्द है। अपवर्ड कम्युनिकेशन सर्व्स एज क्रूशियल फीडबैक कन्वेइंग एम्प्लॉय सजेशंस कंसर्न एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। यानी जब एम्प्लॉय की बात मैनेजर तक पहुंचाई जाती है, यानी एम्प्लॉय की जो सुझाव या चिंताएं हैं या प्रोग्रेस रिपोर्ट है जब वो मैनेजर तक बताई जाती है तो इसे हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। देन हमारा आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज यूज टू कन्वे इंस्ट्रक्शन, गोल, पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस फीडबैक। यानी कि जब हमारी मैनेजर की बात को एम्प्लॉय तक पहुंचाने का काम किया जाता है तो उसे हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शंस है, कोई गोल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं या परफॉर्मेंस फीडबैक है, जब ये मैनेजर अपने एम्प्लॉइयों को बताने का प्रयास करता है तो इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला हमारे पास आता है लिटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इंडिविजुअल्स एट द सेम लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लिटरल कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लेवल पर मौजूद लोगों के बीच होता है। यानी कि अगर दो एम्प्लॉई हैं और दो एम्प्लॉई एक साथ में सेम लेवल पर हैं और सेम लोगों से बातचीत करते हैं तो इसको हम लोग लेटरल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। या फिर अगर दो मैनेजर हैं और दो मैनेजर ही बात कर रहे हैं, सेम लेवल पर हैं और सेम लेवल पर ही बात कर रहे हैं तो इसे भी हम लोग लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। या फिर जैसे कि अगर आप कॉलेजेस में देखें और अगर दो प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर सेम डिपार्टमेंट के या सेम लेवल के हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इंडिविजुअल्स एट द सेम लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक ही लेवल पर मौजूद जब बात करते हैं लोग तो उसे लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला हमारे पास आता है डायगोनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। यानी कि अगर एक प्रोफेसर हैं और वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हैं और एक प्रोफेसर हैं जो कि हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के हैं और अब ये दोनों लोग अगर बात कर रहे हैं तो इनको डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं और अलग अलग हायरार्किकल लेवल के लोग के बीच में ये बातचीत हो रही है। एक अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं और एक दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से ये बातचीत कर रहे हैं तो ये हमारे आएंगे डायगोनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत में। द टर्म इंटरकल्चरल। अब अगला जो हमें कम्युनिकेशन पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इंटरकल्चरल जो कम्युनिकेशन होता है इसको पहली बार वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टी हॉल 1959 बुक। यानी कि एडवर्ड टी हॉल इन हिज 1959 बुक द साइलेंट लैंग्वेज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन शब्द सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टी हॉल ने अपनी
किताब 1959 में द साइलेंट लैंग्वेज में इस्तेमाल किया था। यानी जो इंटरकल्चरल शब्द है वो 1959 में द साइलेंट लैंग्वेज पुस्तक में एडवर्ड टी हॉल ने इस्तेमाल किया था। Intercultural communication is the process of understanding, sending, and interpreting messages between people from different culture background, involving both verbal and non-verbal exchanges and aiming to foster empathy, minimize misunderstandings, and build successful relationships. इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों के बीच मैसेज को समझने, भेजने और समझने का प्रोसेस है जिसमें वर्बल और ट्रांसलेशन दोनों शामिल है। यानी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आते हैं और वो लोग एक दूसरे के बीच मैसेज को भेजते हैं, समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। इसमें वर्बल और ट्रांसलेशन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। इट रिक्वायर अवेयरनेस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। अगर आप इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको कल्चरल डिफरेंस के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में, सोशल नॉर्म्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, थॉट पैटर्न्स टू इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट एक्शंस एंड अचीव म्यूचुअल एडाप्टेशन। यानी कि जो कि वहाँ सांस्कृतिक अंतर हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और अलग अलग संस्कृतियों में आपसी तालमेल बिठाना भी ज़रूरी है। तो जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होता है इसके लिए भाषा, सामाजिक नियम, मूल्य, सोच के तरीकों में, सांस्कृतिक अंतरों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि कामों को अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जा सके और अलग अलग संस्कृतियों में आपसी तालमेल बिठाया जा सके। यह ग्लोबलाइज्ड दुनिया में ज़रूरी है जहाँ माइग्रेशन, टूरिज्म और इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ रहा है। अब हमारे पास दो शब्द आते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और उसके बाद हमारे पास आ रहा है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और इन दोनों को ही जानने से पहले आप याद रखेंगे कि जब भी आपके पास आ रहा है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन तो आप याद रखेंगे तत्कालिक बातचीत। यानी कि जब किसी से आप रियल टाइम में बातचीत करते हैं तो उसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप दोनों लोगों के बीच में बातचीत तो हो रही होगी लेकिन तत्काल नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने किसी को कॉल किया और आप कॉल पर उनसे बात करने लगे तो आप जैसे ही कोई प्रश्न पूछते हैं वैसे ही आपको उसका आंसर मिल जाता है, यानी उसका उत्तर आप पा जाते हैं, तो उसको कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। लेकिन जब आप किसी से मेल पे बात करते हैं तो आपने उनको मेल कर दिया और जब वो देखेंगे तब आपको उसका मेल का रिप्लाई मिलेगा, तो वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आएगा। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज अ रियल टाइम इंटरेक्शन दैट हैपेंस सिमुलेसली लाइक अ फोन कॉल रिक्वायरिंग ऑल participants to be present at the same time for a live conversation। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एक रियल टाइम इंटरेक्शन है जो एक साथ होता है जैसे फ़ोन कॉल, जिसमें सभी लोगों को लाइव बातचीत के लिए एक ही समय पर मौजूद रहना होता है। या अगर किसी से आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आप तुरंत कोई प्रश्न पूछते हैं और तुरंत आपको उसका उत्तर मिल जा रहा है, या आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब मिल जा रहा है, तो वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंतर्गत में आता है। और उसके बाद आता है हमारे पास एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन involves exchange that do not require immediate responses, allowing participants to engage at different times such as with emails or text messages। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में ऐसी बातचीत होती है जिसमें तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे लोग अलग अलग समय पर जुड़ सकते हैं, जैसे ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए। अगर आपने किसी को मेल कर दिया तो जब वो देखेगा तब उसका वो रिप्लाई कर देगा, लेकिन ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आएगा क्योंकि यहाँ पर तत्कालिक बातचीत नहीं हो रही होती है। जब भी सिंक्रोनस शब्द आएगा तो आप याद रखेंगे इमीडिएट रिप्लाई, और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में इमीडिएट रिप्लाई नहीं होता है। जब आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो जब वो मैसेज को रीड करेगा देन रिप्लाई करेगा तो वो भी आपका एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आता है। तो ये जो दोनों शब्द है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यहाँ से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप इन दोनों में डिफरेंस करके नहीं कॉपी में नोट कर रहे हैं तो शायद आप इनका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए जहाँ भी आप लिख रहे हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन उसके सामने ब्रैकेट में लिखिए तत्कालिक जवाब, और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन यानी अतात्कालिक संचार आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है काइनेसिस, हैप्टिक। ये सारे जो कम्युनिकेशन हैं ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, और इनको याद करने का एक तरीका भी है कि मैं आपको कल बताऊंगी, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। और अगर आप कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको याद रखेंगे तो आपको इतना पता रहेगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से शब्द आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे काइनेसिक कम्युनिकेशन या काइनेसिस कम्युनिकेशन। इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट्स सच एज गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। काइनेसिस
कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें शरीर की हरकतों जैसे हाव भाव या चेहरे के हाव भाव के जरिए कम्युनिकेशन होता है। ये जो सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, काइनेसिस हो गया, हैप्टिक हो गया, ये सारे जो शब्द हैं यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। और ऐसा भी नहीं कि जब इनसे पूछा जाएगा तो इसका आपको हिंदी में अर्थ दिया जाएगा। इसको इंग्लिश में भी काइनेसिस ही कहेंगे, और अगर पेपर में अगर आपके आता है तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही काइनेसिस लिखा रहेगा। तो काइनेसिस का अर्थ होता है आपका बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स, शरीर की हरकत जैसे हाव भाव या चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है, ये सारी काइनेसिस कम्युनिकेशन के अंतर्गत में आती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हैप्टिक कम्युनिकेशन। जब आप किसी को छू करके कोई बात करते हैं, या फिर जैसे कि क्लास में कोई विद्यार्थी बैठा है और आप भी बैठे हुए हैं वहाँ एज ए स्टूडेंट, और अगर आपने सामने वाले से कोई बात कहना चाहते हैं और उनको आप जैसे छू करके उनको बुला रहे हैं या फिर उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो उसको हैप्टिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। हैप्टिक कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट रिफर्स टू द वेज इन व्हिच पीपल एंड एनिमल्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट वाया द सेंस ऑफ टच। टच इज द मोस्ट डिकेटेड एंड इंटीमेट ऑफ द 5 सेंसेस। हैप्टिक कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक ब्रांच है जो उन तरीकों के बारे में बताती है जिनसे लोग और जानवर छूने के जरिए बातचीत करते हैं। 5 सेंस में छूना सबसे सोफिस्टिकेटेड और करीबी है, यानी आप अपने 5 सेंस का इस्तेमाल करके आप किसी तरह से भी उनसे छू करके अगर आप बात करते हैं तो उसको हैप्टिक कम्युनिकेशन कहा जाएगा। जब भी काइनेसिस कम्युनिकेशन आएगा तो वहाँ आप बॉडी मूवमेंट्स को याद रखेंगे, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, और अगर हैप्टिक कम्युनिकेशन आता है तो वहाँ आप टच याद रखेंगे। हैप्टिक कम्युनिकेशन यानी कि टच करके बात करना। और उसके बाद हमारा जो अगला आता है वो आता है एथनोसेंट्रिज्म। इसमें ये बात होता है कि जो हमारा कल्चर है वो सबसे बेस्ट है, हर एक चीज़ में सबसे बेस्ट हमारा कल्चर होता है, यही एथनोसेंट्रिज्म के अंतर्गत में आता है। माई कल्चर इज़ द बेस्ट इन एवरी वे। मेरा जो कल्चर है वो हर चीज़ में सबसे बेस्ट है। इट इज़ द आइडिया दैट वंस आवर कल्चर इज़ द मेन स्टैंडर्ड बाय व्हिच अदर कल्चर्स कैन बी मेजर्ड। यह एक ऐसा विचार है कि किसी का भी अपना कल्चर ही मुख्य स्टैंडर्ड है, मतलब अपना जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है जिससे दूसरे कल्चर को मापा जाता है। यानी कि अपना कल्चर हमारा बेस्ट है और इसके आधार पर हम देखेंगे कि दूसरे वाले का कल्चर कैसा है। कल्चर रिलेटिविज्म होता है एथनोसेंट्रिज्म। उसके बाद हमारा जो 2 कम्युनिकेशन आता है, कॉन्टीजियस कम्युनिकेशन, और उसके बाद हमारा आता है नॉन कॉन्टीजियस कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, इनको भी हम जल्दी से समझ लेंगे। कॉन्टीजियस कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स इंटरेक्शंस वेयर पार्टिसिपेंट्स आर इन क्लोजली फिजिकल प्रॉक्सिमिटी अलाउइंग फॉर कंटिन्यूअस डायरेक्ट एंड डायनेमिक एक्सचेंज ऑफन इन सेटिंग लाइक अ क्लासरूम आर फेस टू फेस कन्वर्सेशन। कॉन्टीजियस कम्युनिकेशन एक ऐसी बातचीत को बताता है जिसमें पार्टिसिपेंट एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिससे लगातार सीधा और डायनेमिक लेन देन हो पाता है, अक्सर क्लासरूम या आमने सामने की बातचीत जैसी जगहों पर। और ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसको क्लासरूम कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका कॉन्टीजियस कम्युनिकेशन होता है उसको ही क्लासरूम कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ के प्रश्न पत्रों में ये वाला प्रश्न मिल जाएगा कि कौन सा कम्युनिकेशन होता है जिसको क्लासरूम कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। द क्लोज कॉन्टैक्ट फैसिलिटीज immediate feedback, observation of non-verbal cues and real-time adjustment, making it an broken and interactive process। करीबी कॉन्टेक्ट से तुरंत फीडबैक, बिना बोले इशारों को देखने और रियल टाइम में एडजस्टमेंट करने में मदद मिलती है, जिससे यह बिना रुके और इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाता है। जब आप क्लास में बैठे हुए हों और अगर आपको अपने दोस्त से पेन मांगना हो और आप इशारे में ही पेन मांग लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन में कोई रुकावट नहीं आती है, बल्कि आप इशारों के माध्यम से ही और तत्काल में ही अपनी बातों को आप कह करके और अपनी जो चीज़ें आपको चाहिए आप ले लेते हैं। मतलब कि कॉन्टीजियस कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन है और इसमें आप बिना बोले इशारों की मदद से रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है नॉन कॉन्टीजियस कम्युनिकेशन, इन्वॉल्व्स ये डिसकनेक्शन इन टाइम और स्पेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। नॉन कॉन्टीजियस कम्युनिकेशन में भेजने वाले और पाने वाले के बीच समय या जगह का कनेक्शन टूट जाता है। मतलब वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ मांग रहे थे या कोई चीज़ आप जानना चाह रहे थे तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही, लेकिन रियल टाइम इंटरेक्शन हो रहा था। यहाँ पर जो आपका रियल टाइम कनेक्शन है वो टूट जाता है। दिस मीन्स दैट द कम्युनिकेशन डज नॉट हैपन इन रियल टाइम और फेस टू फेस एज देयर इज अ ब्रेक इन द कम्युनिकेशन सीक्वेंस। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन रियल टाइम या आमने सामने नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन के क्रम में एक ब्रेक होता है। अलाउइंग फॉर कम्युनिकेशन टू बी डिलीवर्ड थ्रू वेरियस मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिससे बातचीत हो पाती है। मतलब कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो बात तो हो रहा होता है तुरंत, लेकिन वो रियल टाइम में आप रिप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप रेडियो सुन रहे हैं और कोई बातचीत हो रही है
या कोई न्यूज़ आपके पास आ रहा है तो उसको आप रियल टाइम में सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप रेडियो पर तुरंत रिप्लाई करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। या फिर टेलीविज़न देख रहे हैं और वहाँ पर अगर आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं और उसके बारे में आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं तो उसका आप तात्कालिक जवाब नहीं दे पाते हैं। या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही, जैसे कि आप कोई रिकॉर्डिंग क्लासेस देख रहे हैं और उसका अगर आप तुरंत रिप्लाई दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसका तुरंत आंसर मिल जाए। इसको हम नॉन कॉन्टीजियस कम्युनिकेशन में रखते हैं। उसके बाद मैंने आपको एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बता ही दिया कि यहाँ पर रियल टाइम में बात नहीं होती है। द कम्युनिकेटर्स आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम टाइम विथ इंटरेक्शन ऑफन हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम्स। यानी एसिंक्रोनस कम्युनिकेटर एक ही समय पर मौजूद नहीं होते हैं और बातचीत अक्सर अलग अलग समय पर होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एक मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू इंटरमीडिएटर्स और मीडिया रादर देन डायरेक्ट इमीडिएट इंटरेक्शन। यानी यहाँ पर जो दो लोग बात करने वाले हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में, यहाँ पर एक कोई मीडिएटर यानी बीच में कोई मध्य रूप में कार्य कर रहा होता है, जिन्हें हम लोग मीडिएटर कहते हैं। और ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग मीडिएटेड कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन सीधे तुरंत बातचीत के बजाय बिचौलिया या मीडिया के जरिए होता है। यानी कि यहाँ पर जो मीडिया होता है, बीच में कोई माध्यम होता है जिसके मदद से हम लोग बातचीत करते हैं, इसीलिए ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग मीडिएटेड कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है डिस्पर्स्ड पार्टिसिपेंट। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज particularly यूज फॉर रीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्पर्स्ड लर्नर्स सच एज दोज इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। यानी कि डिस्पर्स्ड पार्टिसिपेंट्स का मतलब होगा बिखरे हुए पार्टिसिपेंट। कम्युनिकेशन का यह तरीका खास तौर पर बड़ी संख्या में बिखरे हुए सीखने वालों तक पहुंचने के लिए उपयोगी है, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में शामिल लोग। यानी कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिसिपेंट होता है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जहाँ की पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप बड़ी संख्या में के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं तो वहाँ पर डिस्पर्स्ड पार्टिसिपेंट वर्क कर रहा होता है। कम्युनिकेशन का ये जो तरीका है ये खास तौर पर बड़ी संख्या में बिखरे हुए सीखने वालों तो, जैसे कि जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ के अगर वो अपने स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये कम्युनिकेशन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही हम अपनी और जो बाकी क्लासेस हैं इसके आगे की वो करेंगे कल। धन्यवाद।